कानून पास करते कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। ये कानून बनाता है देश, चल हमारे हाथ में कानून बनाना। आधे घंटे में कई फोल्ड जमीन, कई गुना, सैकड़ों गुना जमीन की कीमत बढ़ती है करोड़ों में। राम नाम की लूट नहीं है, राम के नाम से लूट चलाई हुई है। जिस दिन गुजरात में कोई भी पिछड़ा दलित गॉगल पहन के मार्केट निकल जाएगा इज्जत से, उस दिन मैं कहूंगा था दलित दूल्हा है, घोड़ी पे बैठना चाहता है। राहुल गांधी को भी डराने का प्रयास किया, एक छोटे से केस पे उनको मैक्सिमम सजा दे दी। ममता के ऊपर लगातार अटैक, सीबीआई, इनकम टैक्स, लोग उठ रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, 34 एमएलए भाग गए। उसने डर के आगे जीत है ये प्रूव कर दिया। लेकिन जनता समझ जाती है कि जिसके ऊपर ईडी का रेड हुआ वो मोदी को भारी पड़ गया। उस 500 करोड़ के केस का कहीं जिक्र सुनते हैं आप? सबसे पहले काम करो, लाल डायरी कब्जे में ले लो, अशोक गहलोत को ठूसो जेल में। अभी मेरे पास आप जानते नहीं हो ऐसे सबूत है, अब बर्बाद हो जाओगे। सारा मीडिया लग गया था, वो लग गया प्रियंका अरेस्ट हो जाएगी, प्रियंका का भी नाम, गांधी परिवार पहली बार चार्जशीट, और ईडी ने कर दिया। अरे चार्जशीट नहीं किया भैया, आपातकाल के समय की चीजें याद करिए आप। लोगों ने जेल से चुनाव लड़े थे। तो 2024 में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मारेगा बाजी और किसका होगा 2024 में राज तिलक, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हर एक स्टेट पर थोड़ी बहुत चर्चा होगी और राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे साथ फिर एक बार अशोक वानखेड़े जी मौजूद हैं। स्वागत है सर देश नीति के प्लेटफॉर्म पर देश नीति के साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक समीकरण एक जगह पर है और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से बदले की कार्रवाई हो रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को ऐसे सारे विपक्षी नेताओं के पीछे धकेला जा रहा है, सब शिकंजे में है। इससे क्या विपक्ष बच पाएगा, विपक्षी नेता बच पाएंगे? नहीं, इसमें दो टाइप की, मैंने शायद एक आध बार कहा था, एक दो तीन चीज़ें हैं। एक सलीम जावेद ने शोले में एक डायलॉग लिखा था जो गब्बर के मुंह से था, जो डर गया सो मर गया। तो यहाँ मृत्यु मतलब राजकीय मृत्यु है आपकी, पॉलिटिकल डेथ जिसको मैं कहता हूँ। केसीआर डर गए, कविता को नोटिस गया, केसीआर सत्ता से बाहर। मायावती 26% पे थी, 12% पे आ गई। मायावती डर गई, मायावती खत्म हो जाएगी। जो डरे नहीं, अजित पवार डर गए, जिस बीजेपी को दिन रात गाली देते थे और जो बीजेपी उनको जेल में डालने में आमादा थी, वो डर गए, साथ में हो गए। लेकिन डर के साथ साथ एक इमेज पर भी तो असर होता है, जैसे भूपेश बघेल पर उस समय हुआ, या केजरीवाल, वो बात अलग है। मैं अभी पहले इस पे आ रहा हूं। कुछ लोग डरते नहीं, लालू जैसे जेल में डालते हो, कल डालते हो आज डालो। केजरीवाल जैसे कल डालते हो आज डालो। अनिल देशमुख जैसे कल डालते हो आज डालो। चलो वी आर रेडी टू गो टू जेल। जेल के आगे क्या है, क्या करोगे? सर्वोच्च न्यायालय है, आपको दे देते हैं। राहुल गांधी को भी डराने का प्रयास किया, एक छोटे से केस पे उनको मैक्सिमम सजा दे दी, सदस्यता भंग कर दी। क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय से वापस आ गए। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। और फिर एक विज्ञापन की लाइन है, डर के आगे जीत है। वो जीत ममता को दिखी। ममता के ऊपर लगातार, आप बंगाल का चुनाव देखिए, ममता के ऊपर लगातार अटैक, सीबीआई, इनकम टैक्स, लोग उठ रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, 34 एमएलए भाग गए। उसने डर के आगे जीत है ये प्रूव कर दिया। तो अब ईडी, सीबीआई के मायने हैं बदनाम करने का प्रयास करना, लेकिन जनता समझ जाती है कि जिसके ऊपर ईडी का रेड हुआ वो मोदी को भारी पड़ गया, मतलब इस आदमी में दम है। अब दो सिंपल सी बातें हैं, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ। ये और कोई बात नहीं, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में पानी पी पी के कोस रहे थे 500 करोड़ के उस भ्रष्टाचार को। ठीक है, अब क्या हुआ? उनकी सरकार वहां आ गई, केंद्र में उनकी सरकार है। बघेल को अंदर हो जाना चाहिए। उस 500 करोड़ के केस का कहीं जिक्र सुनते हैं आप? क्योंकि वो अफिडेविट ही झूठा था, लेकिन उसका यूज किया गया बदनाम करने के लिए। अब लाल डायरी, प्रधानमंत्री सर हिला हिला के लाल डायरी की बात करते थे। अरे भाई, अब तो आपकी सरकार है, सबसे पहले काम करो, लाल डायरी कब्जे में ले लो, अशोक गहलोत को ठूसो जेल में। वो लाल डायरी में कुछ हो तो ना। मैं बार बार कहूँ कि बस अभी मेरे पास, आप जानते नहीं हो ऐसे सबूत है, अब बर्बाद हो जाओगे। कोई करेगा निकाल दे यार, निकाल दे, जो सबूत है निकाल दे, होने दे बर्बाद। फिर मैं निकालता नहीं हूँ, बोलता नहीं मेरी ऐसी आदत नहीं है किसी को बर्बाद करने की। अरे है ही नहीं तेरे पास, खोखली धमकी है। अब प्रियंका का नाम आया, क्या है केस? सारे सोशल मीडिया में जो अनपढ़ है या जो अंधभक्त है, जान पढ़े लिखे भी अनपढ़ होने का नाटक करते हैं, वो सारे सबने लिख दिया कि प्रियंका का भ्रष्टाचार आ गया और जेल जाएगी, ये जाएगी। वो केस संजय भंडारी का है, केस यूपीए के समय का है, इनके समय का नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का। अब देखिए ट्रेल, एक थम्पी करके बिजनेसमैन है यूएई का, एक चड्डा करके बिजनेसमैन है यूके का, उनके ऊपर भी इसी संजय के चक्कर में उनके ऊपर भी केसेस है। उसमें से थम्पी तो अभी बेल पे है।
एक पहावा करके प्रॉपर्टी डीलर है जो इनके लिए ज़मीनें खरीदता है और देता है। उस पहावा से प्रियंका ने 2006 में एक ज़मीन खरीदी, 2010 में वापस बेच दी। ईडी का शक है कि पहावा ने जो ज़मीन प्रियंका से खरीदी और जो पैसे पेमेंट प्रियंका को किया, हो सकता है वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो, इसलिए उसका नाम मेंशन हुआ है एफआईआर में। शी इज नॉट एक्यूज्ड, शी इज नॉट को एक्यूज्ड। उसी चार्जशीट में वो रॉबर्ट वड्रा है। ये रॉबर्ट साहब काय के लिए है? ये महामहिम लंदन गए, किसी प्रॉपर्टी में रहे, वहाँ रिनोवेशन हुआ। अब ईडी को ऐसा शंका है कि उस रिनोवेशन का जो पैसा है, रिनोवेशन के लिए जो पैसा लगा, वो शायद मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, इसलिए रॉबर्ट का नाम चार्जशीट में रेफरेंस के लिए दिया है। कितने लोगों को ये इतना इन डेप्थ कौन जाता है? बराबर जिस दिन नागपुर में रैली थी उस दिन ईडी बताता है कि हमने चार्जशीट में प्रियंका का नाम डाला। प्रियंका ने जमीन खरीदी 2006 में, बेची 2010 में। आज कितना है? 13 साल। ये केस है 2006 का। 2006 में भंडारी वो भाग गया लंदन, अब उसका प्रत्यार्पण हो रहा है जनवरी में। 20 साल बाद इनको याद आता है कि अच्छा प्रियंका जी ने वो ज्वेलरी खरीदी थी, ओहो, या प्रियंका जी ने अपना स्कूटर बेचा, तो ये बेचने वाला जो अशोक वानखड़े है, इसने जो प्रियंका जी को पैसा दिया, हो सकता है वो स्मगलिंग का पैसा हो। तो डालो केस, वानखड़े जी पे केस डालो, इनका नाम डालो और रिलीज कर दो। एक और केस में नाम आया, नाम आना गवाह के तौर पे नाम आ सकता है, रेफरेंस के तौर पे नाम आता है, लेकिन टाइमिंग देखिए। नागपुर की रैली सुबह, सारा मीडिया लग गया था, वो लग गया प्रियंका अरेस्ट हो जाएगी, प्रियंका का भी नाम, गांधी परिवार पहली बार चार्जशीट, और ईडी ने कर दिया। अरे चार्जशीट नहीं किया भैया। यदि कोई पंचनामा बनता है कि यहाँ हत्या हुई और उस हत्या में यदि ये लिखा गया कि जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी उसके 8 मीटर दूर कोहली जी की कार खड़ी थी, जैसे ही कोहली जी का नाम आ जाए लोग कहेंगे कि कोहली जी हत्या के केस में इन्वॉल्व। अरे भैया उनकी गाड़ी का जिक्र है भैया एफआईआर में, कहाँ से आ गया? तो ये चीजें देखनी होती है, लेकिन इतना डिटेल कोई नहीं जाता, कौन जाएगा? मेरा सवाल इसीलिए था कि वही है कि चुनाव आते आते अगर विपक्ष को या विपक्षी नेता को जिन पर जनता भरोसा कर रही है, इंडिया गठबंधन का आधा कुनबा चुनाव के समय जेल में होगा। आपातकाल के समय की चीजें याद करिए आप। लोगों ने जेल से चुनाव लड़े थे क्योंकि इनके पास ब्रह्मास्त्र के नाम पे 2-3 चीजें हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और राम मंदिर, राम नाम। यही ब्रह्मास्त्र का, इनके पास यही अस्त्र है। चाहे उसको ब्रह्मास्त्र करो, चाहे ये अस्त्र फेल हो गए तो भी यूज करेंगे, क्योंकि जिसके पास जो है वही देगा। मैं राम मंदिर पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले सत्यपाल मलिक ने दीपक शर्मा के साथ जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को अब ईडी, सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि 2024 का चुनाव मोदी जी हार रहे हैं। देखिए, ये परसेप्शन है। वो बोलते अगली बार 400 पार, यहाँ सत्यपाल मलिक बोलते कि बस अगली बार हम ही आ रहे हैं चुनाव में। ये बोलना पड़ेगा, ये अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम है। फिर तो वो भी राज्यपाल रहे, संवैधानिक पद पर वो भी थे, उनको ऐसे बोलना नहीं चाहिए। नहीं, सभी वो तो अब है नहीं ना कहीं, लेकिन सच्चाई बोलने में क्या है? वो एक नेता है, राजनीतिज्ञ है, वो गवर्नर कोई टेक्नोक्रेट नहीं है कि रिजर्व बैंक का या कोई जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ये कोई फेवरेबल डिसीजन दिया इसलिए उसको गवर्नर बना दिया, वो नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई कहता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट पे बोलते हो अवमानना होती है। मैंने भी एक बार जेटली जी ने लोकसभा में कहा था कि जज के रिटायरमेंट के बाद उसका सेटलमेंट कैसा होता है, इसका मूल्यांकन रिटायरमेंट के पहले दिए हुए फैसलों से करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो राज्यसभा में भी लोग बिक जाते हैं, हमारे यहाँ गवर्नर पद पे लोग खुश हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति पद भी है, उपराष्ट्रपति पद भी कई लोग जुगाड़ लेते हैं। तो अब इसमें जो सत्यपाल मलिक थे, मलिक का एक खासियत ये है कि मलिक ने वो आवाज़ें तब भी उठाई। मलिक गवर्नर होते हुए किसान इशू पे प्राइम मिनिस्टर से मिले। उन्होंने ये नहीं कहा जब उन पे आई तो कि मैं जाट का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, ये रोना नहीं रोया उन्होंने प्रूव कर दिया वो किसान का बेटा है, उन्होंने प्रूव कर दिया वो जाट है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर थे, लेकिन दिल्ली आके मिले कि ये 3 कानून वापस ले लीजिए, 700 लोग मर गए हैं साहब। तो मोदी ने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे हैं, ये भी आके बाहर बताया उन्होंने। ये उनमें दम था। हमारे उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मेरी अवमानना करते हैं, एक जाट का बेटा हूँ, एक किसान हूँ, इसलिए करते हैं। तो भाई जब 700 जाट जो लोग मरे, 700 उसमें कई जाट थे, तब ये जाट कहाँ गया था, ये किसान कहाँ गया था? पुलवामा में जो 40-45 शहीद हुए पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, उनमें कई जाटों के बच्चे थे। तो इस जाट के आंखों से आंसू क्यों नहीं आए?
जाटों की बच्चियां पुलिस रौंद रही थी, अपनी इस्मत लूटने पे अपना न्याय मांग रही थी, तब इस जाटों को तो अपने बेटियों पे भी तरस नहीं आया। ये कैसे जाट और कैसे किसान है? ये अपने पे आने पे इनको याद आता है कि ये किसान के बेटे भी हैं, क्योंकि इनको छुपने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो मलिक की बातों में वजन है। मलिक ने जो पुलवामा में कहा, क्या सरकार ने उसका खंडन किया? सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, सर गृह मंत्री ने कहीं उड़ती हुई बात कही थी, बोले उन्होंने इतने देर से क्यों बोला, पहले बोल देना चाहिए था। आप ये बताइए उसने जो बोला वो सही था या गलत था? ये तो तब इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को दिया था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि वो मामला देशभक्ति का इतना बड़ा बना दिया इन्होंने। नहीं तो उन्होंने प्लेन मांगे थे, क्यों नहीं दिए गए? इसके पहले इंडिगो के कई प्लेन्स लिए गए किराए पे, नहीं बोला किसी ने। सामने राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी को, जोरों शोरों से उसके लिए एक अलग लेवल पर प्रचार प्रसार जारी है। आपको क्या लगता है कि 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, या सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए 2024 में बीजेपी के पास देने के लिए राम मंदिर के उपलब्धि से कुछ नहीं है। वो भी उपलब्धि उनकी नहीं है। वो बताते हैं कि हमने बनाया, आपने नहीं बनाया साहब। मैं बीजेपी को पूरा क्रेडिट देता राम मंदिर बनने के लिए, यदि वो एक अध्यादेश ला के राम मंदिर बनवा देते, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त सदन बुला के कानून पास करते कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। ये कानून बनाता है देश, चल हमारे हाथ में कानून बनाना, राम कानूनन बनाएंगे। ये न्यायालय की कृपा, धन्यवाद देना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय ने ये राम मंदिर बनाने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे पीएमओ ने ट्रस्ट बनाया। ये बात अलग है कि उन ट्रस्टियों ने फिर जमीन के घोटाले किए। कहा गया कि हर 5 मिनट बाद जमीन का जो दाम है वो बस बदलता गया, बढ़ता गया ग्राफ। आधे घंटे में जिस जमीन की रजिस्ट्री कुछ लाख में हुई 10:30 बजे, 11 बजे उसी जगह पे उसी रजिस्ट्री, मतलब रजिस्ट्रार जाता है मेयर के घर। एक आदमी जो पुलिस से भाग चुका है, रिकॉर्ड पे भगोड़ा है, फरार है, वो जमीन का सौदा करता है। आधे घंटे में कई फोल्ड जमीन, कई गुना, सैकड़ों गुना जमीन की कीमत बढ़ती है करोड़ों में। क्या है? लूट है। राम नाम की लूट नहीं है, राम के नाम से लूट चलाई हुई है। राम का मंदिर बिल्कुल बने, मुझे भी लगता है बनना चाहिए रणबीर, लेकिन राम का मंदिर मार्केटिंग टूल मत बनाइए। राम के जैसा, जिस दिन गुजरात में जहां 35 साल से राम राज्य चल रहा है, बीजेपी की सरकार है, तो राम राज्य चल रहा है। 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। जिस दिन गुजरात में कोई भी पिछड़ा दलित गॉगल पहन के मार्केट निकल जाएगा इज्जत से, उस दिन मैं कहूंगा कि राम राज्य स्थापित हुआ है। गॉगल पहनने पे दलित पीटता है, बारात निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ती है कि साहब दलित दूल्हा है, घोड़ी पे बैठना चाहता है, समाज बैठने नहीं देगा। मेरे राम इसमें कहाँ बसेंगे? कितनी भी सोने की मूर्तियां बनाइए आप, मूर्ति में राम कभी नहीं बैठते। राम आचरण में लाने होंगे। राम का शबरी के साथ क्या संबंध था? शबरी के झूठे बेर खाने वाला राम है। मात्र संक्रांति के दिन खिचड़ी बैठ के फोटो खींच के दलितों के साथ, फिर हाथ धो के उससे घर जाके नहा के फिर खाना खा के वाले लोग नहीं हैं। जो कोई ओबीसी मुख्यमंत्री का घर जब किसी ठाकुर को मिलता है उसको गोमूत्र से धुलता है, क्या इनके साथ राम जाएंगे? कि उस घर में कितनी भी पूजा करिए आप, कितने भी मंत्र बनिए, हमारे यहाँ देवताएं मूर्ति और पूजन से नहीं आती, आचार विचार से आती। और क्या आपको लग रहा है कि ये जो राम मंदिर का उद्घाटन है या राम मंदिर है, इसमें रामलला से ज्यादा कहीं ना कहीं मोदी जी को बढ़ चढ़ करके दिखाया जा रहा है? मीडिया इसमें आगे है, भारतीय जनता पार्टी आगे है, IT सेल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये क्या मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? राम मेरे दिल में पहले से प्रतिष्ठित है, आराध्य है मेरे। और 143 करोड़ जनता जो अलग धर्म के है वो भी राम को मानते हैं। मेरे गांव में मैंने देखा कि मुसलमान भी राम राम कहते हैं सुबह, क्योंकि एक परंपरा है सुबह एक दूसरे को मिलने के बाद राम राम बोलने की। नमस्कार नहीं बोलता कोई, राम राम, कहा कैसे चल रहा है? राम और रहीम का देश है ये। तो सवाल वो नहीं है कि राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा आप कर रहे हैं, भव्य मंदिर बना रहे हैं, सब ठीक है, बनाइए, मना नहीं करते, लेकिन उसका मार्केटिंग टूल कितना? आपको लगता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी या मोदी के साथ एक हथियार और है, दैट इज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया। और मीडिया 2024 में, खासकर जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो
कितना रोल अदा करने वाली है? मीडिया हुआ करता था, अब मीडिया कहाँ है? अब पत्रकारिता जगह, पत्रकारों की जगह भाटों ने ली है। जो राजा की सुबह उठने से लेकर सोने तक वंदन गीत गाते हैं, उनकी जगह वो हो गई है। पत्रकारिता कहाँ रही है मुझे बताइए? पत्रकारिता अब सोशल मीडिया पे आ गई, यूट्यूब पे आ गई है। और आश्चर्य की बात है कि सारी दुनिया, सारा देश, 143 करोड़ लोग मान रहे हैं कि पत्रकारिता थोड़ी बहुत जिंदा है तो यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे है। और राजदीप सरदेसाई जैसे भाट खुलेआम कहते कि ये यूट्यूबर्स जो है सेंसलेस पीपल। बताइए। और ये ममता बनर्जी को सवाल पूछते हैं कि व्हाई राहुल गांधी इज नॉट सेइंग दैट ही इज नॉट अ पीएम कैंडिडेट। इंडिया में पीएम का कैंडिडेट कौन है, इसके लिए वो चिंतित है, क्योंकि उनको इंडिया में झगड़े लगवाने हैं पीएम कैंडिडेट को लेके। अभी तक जब से इंडिया गठबंधन बनने का प्रोसेस हुआ तब से कल तक 100-150 बार नीतीश कुमार को बीजेपी ज्वाइन करवा चुके हैं, 100-150 बार शरद पवार को ज्वाइन करवा चुके हैं, 20-25 बार ममता का एग्रीमेंट कर चुके हैं। एक बार तो ये भी खबर जोर पकड़ रही थी कि केजरीवाल का भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मीडिया जो है भाजपा एजेंट की मीडिया तरह काम मानो कर मत, रही ये है। चरण भाट है ये, और इनसे अपेक्षा नहीं है। ये फोर्थ पिलर कहाँ से हो गए? ये दिमाग है जो चाट रही है इस देश के लोकतंत्र को। हम अपने आप को फोर्थ पिलर नहीं कहते, हम जो यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे है, हम एक टेकू है छोटा सा, जिस संसाधनों के साथ हम बोल रहे हैं और रिस्क लेके बोल रहे हैं। और इसीलिए जनता देख भी रही है, प्यार भी करती है और इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि सच्चाई लोगों के सामने परोसना ये उतना ही ज़रूरी है जितना सरकार की चरण वंदना करना है। आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है 2024 चुनाव में कुछ बड़ा खेल हो सकता है? क्योंकि अब तो कानूनी तौर पर चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्तों को, वो सारे के सारे लोग जो बड़े इस सीईसी हो या इलेक्शन कमिश्नर्स हो, वो सब मोदी जी के कब्जे में होंगे। 2014 से मोदी जी के कब्जे में ही है, और अब तो कानूनी तौर पर हो गए, बिल और पास हो जब गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, संविधान पीठ ने कहा कि ये संवैधानिक संस्थाएं, इसको जरा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जब उन्होंने एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को मोदी जी डर गए। क्या बुरा था? मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, मोदी जी को लगता है कि वो विश्वगुरु बन गए हैं। इंडिया टुडे ने उनको बोल दिया कि इज द न्यूज मेकर ऑफ द ईयर। और मैं मानता हूं कि इंडिया टुडे ने पहली बार सच्चाई बरती है, सब पहली बार सच्चा बोला इंडिया टुडे ने। वो न्यूज मेकर ही है, वहां न्यूज बनती है और ये लोग बताते हैं। मोदी जी जो कहे वही खबर है ना। देश में बाकी जो चल रही है वो खबरें कहां हैं? वो देशद्रोह है वो बताना। तो पहली बार इंडिया टुडे ने ईमानदारी से काम किया, न्यूज मेकर ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया मोदी जी को, क्योंकि सारी खबरें मोदी जी ही बनाते हैं। मोदी जी के पीएमओ से आती होगी, इनके पास आती है और ये सामने बताते हैं, और कोई एजेंसी एएनआई वेएनआई लेने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले से उनके कब्जा था। मोदी जी इतने महान हैं, पूरा मीडिया गा रहा है, विश्व गा रहा है। रशिया का प्राइम मिनिस्टर पुतिन साहब बोलते हैं, उधर से बाइडेन साहब बोलते हैं, सारा विश्व कह रहा है कि मोदी जी महान है, देश कह रहा है कि मोदी जी महान है। साक्षात आज किसी का मैं पढ़ रहा था, उसने कहा कि आज देवलोकों से देव आएंगे ऊपर से पुष्प वर्षा करने जब रामलला का ये होगा। अब इतना 370, रामलला, G20, ये जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट है देश की, विश्व में सबसे तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होने जा रही है, ये सब अचीवमेंट है। तो मोदी जी को इलेक्शन कमीशन से क्या डर भाई? मैं मोदी जी की जगह होता और मुझे इतना विश्वास होता, मैं तो बोलता कि एक काम करो, राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन और लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन, ये दोनों मिलकर इलेक्शन कमीशन तय करो, करिए आप दोनों दे दीजिए। अरे आप जिसको बनाइए उसको बनाइए साहब। मैं इलेक्शन कमीशन के भरोसे चुनाव लड़ता हूं क्या? जनता देती है मुझे मत। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस होंगे। क्या डर इतना चीफ जस्टिस से? तुरंत कानून लाया कि मोदी जी होंगे, मोदी जी का एक मतलब प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री का एक मंत्री होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। मतलब क्या है? लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ ना कहने के लिए होगा कि मैं इससे समर्थन नहीं देता, या मैं इसके साथ आपके इस डिसीजन को नकारता हूँ।
एक लाइन, उस लाइन का कोई अर्थ नहीं होता, अपॉइंटमेंट तो वही करेंगे जी। 2:1 रेशियो तो आपको जब आपका इलेक्शन कमिश्नर आपका चाहिए, ये बताता है कि आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, ये बताता है कि आने वाले समय में कुछ बेईमानी करने की आपकी इच्छा होगी। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि आप में प्रामाणिकता है, तो होने दीजिए किसी को भी। मैं होता मोदी जी की जगह तो मैं बोलता कि राहुल गांधी आप ही बन लीजिए इलेक्शन कमिश्नर, चलिए बनिए, आप कमिश्नर बनिए। आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है ना, आप कमिश्नर बनिए। इंडिया गठबंधन का कोई भी आदमी आके एक कमिश्नर बनिए, इलेक्शन चीफ इलेक्ट कमिश्नर तुम ही देखिए यार, तुम डेट तय करो, तुम शेड्यूल तय करो, कैसे भी तय करो। मुझे मालूम है लोग मेरे साथ हैं, जिसको मालूम है लोग उसके साथ नहीं हैं, जिसको मालूम है महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त है, जिसे मालूम है रुपया रोज नीचे गिर गया, मैं नहीं संभल पा रहा हूं, जिसे मालूम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम बताते हैं वो सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा आता है और शेयर मार्केट से पैसा जाता है। गाड़ियों का सेल ज़्यादा होना और ऊंचे कीमत के फ्लैट ज़्यादा होना इस देश की इकोनॉमी का द्योतक नहीं है। इस इकोनॉमी का द्योतक यह है कि मात्र आप यदि बिलो द पॉवर्टी लाइन जिसको बोलते हो 2225 रुपये जिसकी महीने की जिस परिवार की इनकम है, यदि वो 2225 रुपये में अपना परिवार 2 टाइम की रोटी खाता है, वो बड़ी इकोनॉमी है। कंपनी का टर्नओवर 5000 करोड़, प्रॉफिट -500 करोड़। 5000 करोड़ को चाटू मैं, जो 500 करोड़ का लॉस है, इससे अच्छा वो बनिए की दुकान अच्छी जो 5 करोड़ का टर्नओवर करता है और 1 करोड़ प्रॉफिट कमाता है। तीसरी इकोनॉमी, सबसे ज्यादा कर्ज 157 लाख करोड़, 161 लाख करोड़। 2027-28 में हमारे बजट का 99% सिर्फ ब्याज और इंस्टॉलमेंट देने में जाएगा 27-28 के बजट में। फिर देखिए आप, बजट 100 रुपए का, 98 रुपये ब्याज में, स्पेंडिंग के लिए 2 रुपये, आपका खर्चा 250 रुपये, फिर आप 248 रुपये फिर कर्जा लोगे। मोदी जी ने तो हमारी पीढ़ी तो बर्बाद कर ही दी। मोदी जी ने 2023 में 50 साल के बॉन्ड लिए, 2073 में जो सरकार आएगी उसको पेमेंट करना होगा, मर जाएंगे वो पेमेंट करते करते। ये इकोनॉमी है। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आला कमान डरे हुए हैं और इसीलिए चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सबको अपनी जेब में रखने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल यकीनन दिखता है सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। यानी कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही 3 राज्य में जीत दर्ज कराई हो, लेकिन आसान 2024 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा भी कितना उछाला जाए, कितना भी बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाए, रामलला से नरेंद्र मोदी को बड़ा करने की ये कोशिश आगे चल के चुनाव के दौरान मोदी जी को महंगा पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्य में, चाहे बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ऐसे तमाम राज्य में और खासकर दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को मुंह के बल बीजेपी गिर सकती है। और कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव जो है, मोदी जी जो हैट्रिक करने का दावा कर रहे हैं, वहां पर वो खड़े नहीं उतर पाएंगे। ऐसा दावा अशोक वानखेड़े ने किया है और वाकई नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आला कमान और भारतीय जनता पार्टी डरे हुए हैं। इसका भी खुलासा आज इस एपिसोड में किया गया। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए और ऐसी चर्चाओं के लिए देश नीति को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलती हूं अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।